हेलो गाइस, मेरा नाम है श्रवण कुमार। आप मेरे पीछे ये दो ऑसिलोस्कोप देख पा रहे हैं। ये दोनों 20-20 मेगाहर्ट्ज के हैं। ये अभी मैंने सेकंड हैंड खरीदे थे। इसमें ये जो व्हाइट वाला है ये बिल्कुल सही कंडीशन में था। थोड़ा बहुत क्लीन वलीन करके उसको मैंने सही कर लिया। ये तो सही था, पर ये जो ग्रीन वाला देख पा रहे हैं ये खराब था। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी? इसके अंदर ब्लैंकिंग पल्स की प्रॉब्लम थी। इसके अंदर ब्लैंकिंग पल्स मौजूद नहीं थी। ब्लैंकिंग पल्स ना होने की वजह से क्या होता है गाइस, ये जो अभी आपको डॉट चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये ट्रेस के टाइम तो सही चलता है, पर जब रिट्रेस वापस से इधर की तरफ आता है तो एक लाइन सी ड्रॉ होती है। ब्लैंकिंग पल्स क्या करती है, डॉट को ब्लैंक करती है उस टाइम के लिए, जब ये इस तरफ से इस तरफ आ रहा है। तो इसको मैंने रिपेयर तो कर लिया, पर आपको बताने के लिए मैं इसको वापस से ख़राब करूँगा और वापस से आपको बताऊँगा कि जो ब्लैंकिंग पल्स की प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। इससे पहले हम इसके ऊपर फ्रिक्वेंसी को टेस्ट करके देख लेते हैं कि यह सही से काम कर भी पा रहा है या फिर। लोएस्ट स्वीप पर आप देख रहे हैं 0.2 सेकेंड के ऊपर। मैं इसको हाई कर देता हूं तो देखिए लाइन ड्रॉ हो गई। वापस इसको कम कर देता हूं। अभी हम इसके अंदर फ्रिक्वेंसी देकर चेक करेंगे। ये मैंने इसके अंदर एक प्रोब लगा रखी है और दोनों चैनल इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, ये 1 मेगाहर्ट्ज का फंक्शन जनरेटर है। इसके अंदर साइन वेव, स्क्वायर वेव और ट्रायंगल वेव तीनों वेव है। तो हम सबसे पहले इसको लोवेस्ट पर कर देते हैं और टेस्ट करेंगे। तो मैं इसके अंदर ऑसिलोस्कोप की प्रोब्स को जोड़ लेता हूं और हम इसको साइन वेव पर ही रखेंगे। तो चलिए मैं इसको ऑन कर लेता हूं। तो मैंने ऑन कर लिया है। तो देखिए अभी ये बिल्कुल लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर है, 1 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर, और ये भी लो है। तो देखिए अब चलिए फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं थोड़ा, ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। तो अब देखिए ये लगभग 1 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आ रही है इसके अंदर। तो मैं इसको और भी ज़्यादा बढ़ाता हूँ। अब मैंने इसके अंदर 10 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी कर दी है। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है ये। अब मैं इसके अंदर सीधे ही 100 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी कर देता हूँ। ये 100 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है। कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। बिल्कुल भी इसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है, फ्लक्चुएशन नहीं है, फ्रिक्वेंसी इधर उधर नहीं भाग रही है। जो वेव फॉर्म है इधर उधर नहीं भाग रही है। ब्लैंकिंग पल्स नहीं है। ब्लैंकिंग पल्स की वजह से जो वेव फॉर्म होती है वो क्लियरली दिखाई नहीं देती है। तो अब मैं इसको 1 मेगाहर्ट्ज के ऊपर कर रहा हूँ। तो देखिए 100 के मैंने सेलेक्ट कर दिए और 10 पर ले गया तो फ्रिक्वेंसी हो गई 1 मेगाहर्ट्ज। तो 1 मेगाहर्ट्ज के ऊपर देखिए फ्रिक्वेंसी। और अभी स्क्वायर वेव बताता हूँ आपको। ये 1 मेगाहर्ट्ज के ऊपर स्क्वायर वेव देखिए, और ये ट्रायंगल वेव देखिए कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब हम इसको और भी ऊपर ले जाकर देखेंगे लगभग। तो ये ऑसिलेटर है मेरे पास। अभी तो इतनी फ्रिक्वेंसी के लिए मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, तो मैं इसके अंदर ही फ्रिक्वेंसी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 5.7 मेगाहर्ट्ज से लेकर 14.7 मेगाहर्ट्ज। तो चलिए मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो चलिए अब फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं। तो ये गाइस 14.7 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है। और ये देखिए इसका नोब बिल्कुल इधर आ चुका है, यानी कि अब इसका लास्ट पॉइंट है ये 0.5 माइक्रो सेकेंड का। तो देखिए इस फ्रिक्वेंसी को भी ये कुछ हद तक मेजर कर पा रहा है। अब मैं आपको इसी फ्रिक्वेंसी को दूसरे चैनल में लगा कर बताता हूँ।
तो ये दूसरा चैनल मैं इस तरफ से ऑन करता हूँ, तो देखिए इस तरफ भी ये फ्रिक्वेंसी आसानी से इसके अंदर काम कर रही है। तो ये दोनों चैनल अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और ये वाला ऑसिलोस्कोप भी गाइस अच्छी तरीके से काम करता है, ये भी 20 मेगाहर्ट्ज का है। ये तो सही था, ये सही कंडीशन में था, ये ख़राब था। तो मैं इसको ख़राब करके पहले इसको ख़राब कर देता हूँ और फिर वापस आपको रिपेयर करके बताता हूँ कि मैंने क्या क्या इसके अंदर प्रोसीजर अपने क्या। सो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ, अभी CRO के अंदर मैंने वापस से वही प्रॉब्लम कर दी है। मैंने इसके अंदर जो ख़राब कंपोनेंट्स थे वो वापस से लगा दिए हैं। आपको बताने के लिए मैं इसको वापस से रिपेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, ये पीछे जा रही है लाइन दिख रही है आपको। जब रिट्रेस के टाइम वापस ये चला जाता है इस तरफ बीम, तो एक लाइन सी ड्रॉ होती है। तो यही ब्लैंकिंग पल्स है गाइस इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि इसको डॉट को ब्लैंक करने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए इसको ब्लैंक होना पड़ता है, यानी कि इसको बंद होना पड़ता है इस डॉट को। पर ये ऐसा कर नहीं रहा है, ये लाइन बन रही है, इसका मतलब ये ऑन रहता है इस तरफ जाने के लिए, इस तरफ से इस तरफ। तो इससे क्या होता है, वेव फॉर्म साफ दिखाई नहीं देती है। तो ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये ब्लैंकिंग पल्स के कारण बन रही है। सबसे पहले मुझे डाउट इसकी गाइस सावटूथ वेव फॉर्म पर हुआ, इसका जो स्वीप जनरेटर है उसके ऊपर हुआ। ये इसका स्वीप जनरेटर है, और जो स्वीप जनरेटर के लिए जो कैपेसिटर होते हैं वो एक तो एक ये और एक ये कैपेसिटर, और इसके जस्ट नीचे एक अंदर लगा हुआ था कैपेसिटर। ये सारे कैपेसिटर मैंने चेक किए पर इनकी वैल्यू बिल्कुल करेक्ट थी, कोई इसके अंदर जो खराबी नहीं थी। पर इसका जो एक कैपेसिटर लगा हुआ वो भी ठीक ही था, वो गाइस 22 नैनो फेराड का था, पर मीटर के अंदर वो 17 नैनो फेराड का बता रहा था। इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है गाइस, पर मैंने उसको बदल दिया। मैं अभी आपको बताता हूँ, इसके नीचे लगा रखा है मैंने। ये देखिए, ये दूसरा कैपेसिटर मैंने इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट 22 नैनो फेराड की वैल्यू का लगा दिया। फिर भी गाइस प्रॉब्लम वहीं की वहीं रही, प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। तो फिर मुझे क्या देखना था कि सावटूथ वेवफॉर्म आउटपुट कहाँ पर हो रही है। तो आपको पता है गाइस, सावटूथ वेवफॉर्म जो आउटपुट होती है वो एक्स एक्सिस पर जाती है, यानी कि ओरिजेंटल के लिए जाती है, जो इस तरफ से लाइन बनती है उस तरफ। तो मुझे ओरिजेंटल लाइन का पता करने के लिए मुझे इसकी जो ये CRT है इसके पीछे वहाँ पर देखना था कि इसकी जो एक्स एक्सिस की जो तारें हैं वो कहाँ पर जा रही है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो इसके पीछे ये जैक लगा हुआ है CRT के, तो ये जो दो वाइट वाली तारें हैं यहाँ पर YY लिखा हुआ है, और ये जो दो रेड वाली तारें आ रही है, अभी मैं आपको इसको खोल कर बताता हूँ। तो देखिए, ये जो दो रेड वाली तारें हैं दोनों, यहाँ पर X लिखा हुआ है, यानी कि ये एक्स एक्सिस के लिए है। तो ये कहाँ पर जुड़ी हुई है ये मुझे देखना था। तो मैं इसको वापस से लगा देता हूँ सही से। तो ये तारें जुड़ी हुई है गाइज यहाँ से नीचे से आके इन दो ट्रांजिस्टर्स के ऊपर, ये एक्स एक्सिस को ड्राइव कर रहे हैं और ये वाई एक्सिस को ड्राइव कर रहे हैं। ये गाइज जो ट्रांजिस्टर है, चारों ट्रांजिस्टर ये हाई वोल्टेज के ट्रांजिस्टर्स है, लगभग 100 वोल्टेज के करीब इनके अंदर आता है। और जो सावटूथ की जो वेवफॉर्म इनपुट होती है वो इन दो के अंदर होती है। तो फिर मैंने इसको ट्रेस किया, तो फिर मैंने इन दोनों ट्रांजिस्टर की डेटा शीट देखी। इनका जो कोड है वो गाइज वो है F496। ये NPN ट्रांजिस्टर है गाइज हाई वोल्टेज के लिए, F496। और इनकी जो बेस है वो ये वाली है, इधर वाली बेस है। इन ट्रांजिस्टर की जो बेस है वो ये है। तो इसका मतलब है जो सावटूथ वेवफॉर्म है वो इनकी बेस पर ही आनी चाहिए। लो स्वीप पर कर लिया है तो इससे क्या होगा कि हम इसके सावटूथ के वोल्टेज को मीटर में भी मेजर कर पाएंगे। वोल्टेज क्या होता है सावटूथ में, एक बार ऊपर जाता है फिर झटके से नीचे आता है, यही तो है सावटूथ वेवफॉर्म। तो अब मैं आपको मल्टीमीटर में बताता हूँ। तो मैंने मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पर कर लिया और
प्रोब को अब मैं बॉडी में कहीं पर भी लगा लेता हूँ, ब्लैक प्रोब को, और जो रेड वाली है वो इसके अंदर लगाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, 3.6 वोल्टेज से लेकर घटता है, फिर 500 मिली वोल्ट पर जाता है, फिर वापस घटता है, फिर बढ़ता है। तो मैंने इस ऑसिलोस्कोप की प्रोब को, ब्लैक वाली प्रोब को ग्राउंड कर दिया है, और यहाँ भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी सावधूत वेवफॉर्म ही आती है गाइस। तो मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया, ये इसके बेस से ही जुड़ा हुआ है जस्ट। तो मैंने इसकी जो आउटपुट है वो इसकी इनपुट में दे दी है। तो देखिए एक लाइन नीचे जा रही है। तो धीरे में तो हमने मीटर में देखा था कि धीरे में तो सही था, काम कर रहा था, पर मैं अब इसकी टाइम बेस को बढ़ाता हूँ। अब मैंने इसको बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे गाइस हम, तो यहाँ पर देखिए सावधूत वेवफॉर्म अच्छी तरीके से बन रही है। अब मैं इसको और भी बढ़ा देता हूँ। तो देखिए गाइस ये क्लियरली हमें शो हो रही है। अब मैं इसको फुल रेंज पर ले जाता हूँ। तो इसको भी हमें फुल रेंज पर ही ले जाना होगा। ठीक है गाइस, इसकी सावधूत वेवफॉर्म तो बिल्कुल सही बन रही है। तो ये तो श्योर हो गया कि चलो इसकी स्वीप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।